Everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss a very current topic, that is the Common University Entrance Test undergraduate level for 2020-22 विश्वविद्यालयों केंद्रीय विश्वविद्यालयों में होने वाली प्रवेश परीक्षा जो कि आने वाली है। इसके लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, कहां से फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, परीक्षा कब होगी, प्रश्न पत्र का प्रकार कैसा है, सभी तरह की चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्नातक या Q8 परीक्षा 2022 की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल 2022 से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये हमारे देश में पहली बार होगा कि जब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही परीक्षा द्वारा प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। यानी सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक ही परीक्षा इस बार आयोजित की जा रही है। इस प्रवेश परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसी परीक्षा के आधार पर इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश होगा। इस बार 12वीं के जो भी अंक है, बोर्ड परीक्षा के अंक हैं, वो कहीं पर भी काउंट नहीं होंगे, उनको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। यानी 12वीं में आप कितने भी अंक लाते हैं उसके आधार पर आपको केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश के लिए CUET एग्ज़ाम में आप जो अंक स्कोर करेंगे उसके आधार पर एक मेरिट सूची तैयार होगी और उस मेरिट सूची के आधार पर ही इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके ध्यान में लाने के लिए कि 12वीं के अंक इस परीक्षा के लिए या इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश का आधार नहीं होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये CUET अंडर ग्रेजुएट परीक्षा 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज CBT मोड। ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन प्रवेश पत्र कंप्यूटर पर आएगा और उसी के आधार पर आपको ये परीक्षा देनी है, ठीक है। और ये परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव आधार पर होगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगली बात करते हैं इस परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन द CUET अंडर ग्रेजुएट 2022 इज दैट देयर इज नो एज लिमिट। किसी भी कैंडिडेट के लिए इस पर प्रवेश परीक्षा के लिए कोई एज लिमिट डिसाइड नहीं है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी उम्र का इस परीक्षा को दे सकता है, लेकिन अगली शर्त है द कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपीयरिंग इन 2022 irrespective of their age can appear in CUET undergraduate 2022 एग्जामिनेशन। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने 12वीं या उसकी समकक्ष की परीक्षाएं पास कर रखी है या इस वर्ष 2022 की परीक्षा में वो जो है अपीयर हो रहा है, वह कैंडिडेट इस CUET एग्ज़ाम के लिए पात्र होगा। यानी 12वीं पास होना या 12वीं में इस वर्ष पढ़ रहा होना इसका एक प्रमुख क्राइटेरिया है। हाउएवर द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन। परीक्षा के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, लेकिन यदि किसी विश्वविद्यालय में उम्र कोई सीमा है तो ऐसे में अगर वो विद्यार्थी वहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो उसे उस उम्र सीमा के अंदर होना आवश्यक होगा, अन्यथा इस प्रवेश परीक्षा के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनिवर्सिटी की अगर कोई उम्र सीमा होगी तो वो अलग बात है, बाकी इस प्रवेश परीक्षा के लिए किसी तरह की कोई उम्र निर्धारित नहीं रखी गई है। फिर ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स कौन कौन सी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कब होने वाली है, वो आपको जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो डेट यहाँ पर है 6 अप्रैल से लेकर 6 मई 2022 अप टू 5 PM। 6 मई की शाम 5 बजे तक ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो एक महीना पूरा इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की डेट है 6 अप्रैल से 6 मई तक शाम 5 बजे तक। फिर
लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फ़ी भरने की जो लास्ट डेट है वो भी 6 मई 2022 है, लेकिन वो रात को 11:30 बजे तक का टाइम उसके लिए निर्धारित किया गया, यानी 6 मई की रात को 11:30 बजे तक आपको इसकी फ़ीस पे कर देनी है, तभी आपका फॉर्म फिल माना जाएगा। करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, किसी भी तरह का कोई करेक्शन जो इस एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप करना चाहते हैं तो वो सिर्फ वेबसाइट पर ही हो सकता है, और उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, ये बाद में अनाउंस जो है वेबसाइट द्वारा की जाएगी। फिर इसके लिए, इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब और कैसे डाउनलोड होंगे, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड होंगे, और इसकी भी डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, यानी ये भी बाद में डिसाइड किया जाएगा। अब अगली महत्वपूर्ण बात, जानकारी की परीक्षा कब होगी, तो ये CUET एग्ज़ाम की जो डेट है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई डिसाइड की गई है कि 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई में ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो परीक्षा जो है, महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, 2 स्लॉट में आयोजित की जाएगी। पहला जो मॉर्निंग स्लॉट है उसमें 195 मिनट्स यानी 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा, और दूसरा स्लॉट जो रहेगा वो 225 मिनट का रहेगा, जिसमें 3 घंटे 45 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। तो दोनों स्लॉट में टाइम जो है वो अलग अलग रखा गया है। फिर टाइमिंग क्या रहेगी एग्जामिनेशन की, तो स्लॉट 1 जो मॉर्निंग का है उसके लिए समय सीमा रखेगी 9 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक, और स्लॉट 2 जो रहेगा वो दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम को 6:45 तक, यानी 6:45 बजे तक ये स्लॉट 2 का एग्ज़ाम होगा। अब सेंटर, डे, टेस्ट वेन्यू जो भी है और उस सब के लिए जो भी व्यवस्था है वो एडमिट कार्ड में दे रखी होगी, यानी आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका वेन्यू जो है, कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने अप्लाई किए हैं, वो सब एडमिट कार्ड में लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है। अब डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज एंड प्रोविजनल आंसर की ऑन द वेबसाइट। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की जो इस पेपर की रहेगी वो, और आपने जो आंसर दिए हैं उसका रेस्पॉन्स को जो है वेबसाइट पर कब पब्लिश किया जाएगा, तो ये भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये बाद में वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इस परीक्षा का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन का भी अभी कोई डिसाइड नहीं है, एनटीए की वेबसाइट पर ये किया जाएगा, और ये भी बाद में अपडेट वेबसाइट पर किया जाएगा। अब आपको वेबसाइट कौन सी देखनी, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस वेबसाइट पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं और ये सारे अपडेट्स दे सकते हैं। तो एनटीए की इस CUET एग्ज़ाम के लिए जो वेबसाइट है वो है https://cuet.samarth.ac.in। ये वेबसाइट है जहाँ पर इस CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस वेबसाइट को रेगुलर आपको देखते रहना है, वॉच करते रहना है और अपडेट रहना है। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। 6 अप्रैल से 6 मई के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके बाद बाकी अपडेट्स जो है वेबसाइट पर आपको मिलेंगे। इसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई के लिए ये ऑनलाइन मोड पर ही ये परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद ध्यान रखनी है। और दूसरे किसी भी तरीके से, यानी प्रिंटेड फॉर्म ऑफलाइन मोड में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, ऑनलाइन मोड वाला फॉर्म ही एक्सेप्टेबल होगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी मेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू द एनटीए वेबसाइट, एनटीए की वेबसाइट पर ही ये फॉर्म भरे जाएंगे, और किसी वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म नहीं भरने हैं। ठीक है, और उसका लिंक जो है यहाँ पर आपको दे रखा है, जो भी हमने डिस्कस किया था, https://cuet.samarth.ac.in। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है उसकी वेबसाइट है। कैंडिडेट मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। और सभी अभ्यर्थियों को, उम्मीदवारों को इस परीक्षा के संबंध में संपूर्ण जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से रीड कर लेनी है, ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद किस तरह से
आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। CUET एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म भरने के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। आपको इस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। और जैसे ही आप इस पर अपने को रजिस्टर करेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्टर होंगे, उससे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। द कैंडिडेट शुड सप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट पासवर्ड एंड चूज सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड एंटर हिज और हर आंसर। ठीक है, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन नंबर के साथ एक पासवर्ड जो है एप्लीकेशन नंबर का आपका आईडी हो जाएगा, और उस आईडी को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और उस पासवर्ड को अगर आप भूल जाते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं, तो उसके लिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको सेलेक्ट करना होगा और उसका आंसर भी आपको वहाँ पर टाइप करना होगा, ताकि जब कभी आप पासवर्ड भूल जाएं तो उस सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आप उसको याद कर सकें। इसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स इन application number will be generated and it will be used to complete the remaining steps of the application form and will also be required for all future reference correspondence। जब आप एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, फॉर्म आप फिल कर देंगे, तो इसी एप्लीकेशन नंबर से आप आगे की स्टेप्स जो है वो कंप्लीट होगी। और फ्यूचर में जो भी कोरेस्पोंडेंस वेबसाइट के साथ अगर आपका होता है तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन नंबर। फॉर सब्सिक्वेंट लॉग इन द कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली विद द रेस्पेक्टिव सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड क्रिएटेड पासवर्ड। आगे कभी भी आप इस वेबसाइट पर अगर लॉगिन होना चाहते हैं तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो नंबर आपका आईडी होगा, और इसके साथ ही आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उसके थ्रू आप फिर कभी भी चाहे जब इस वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने फॉर्म डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस देख सकते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू आपको मिलेगी वो जानकारी सारी इसी आईडी पासवर्ड से आप देख पाएंगे। तो ये आईडी पासवर्ड बहुत मस्ट रहेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का काम होता है। इसमें अंदर आपको क्या करना है कि आपको पहले तो लॉगिन करना है जो भी पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है उसके द्वारा, और उसके बाद पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, जिसमें पर्सनल डिटेल्स है, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की होगी, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन होगा, टेस्ट पेपर डिटेल्स होगी, चूजिंग द एग्जामिनेशन सेंटर या सिटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, एंड अपलोडिंग ऑफ द इमेजेस इन डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट में अपलोडिंग का काम रहेगा जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटो जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड स्कैन द इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर रिक्वायर्ड जो है साइन आपका चाहिएगा, फ़ोटो चाहिएगा, और आपकी अगर कैटेगरी है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो इन सब के अपलोडिंग के साथ ही आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। और उसके बाद अब ये जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे उनमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो फोटो अटैच करेंगे वो फोटो रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक। वो कलर फोटोग्राफ भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, और उसमें आपका 80% फेस जो है क्लियरली विजिबल होना चाहिए, जिसमें आपके कान भी उसमें साफ दिखने चाहिए, दोनों कान उसमें दिखने चाहिए, यानी फ्रंट फेस होना चाहिए, उस तरह का फोटो होना चाहिए। और पीछे की तरफ आपका इसमें वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड का हो और 80% फेस आपका विजिबल हो इंक्लूडिंग ईयर्स। फिर स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, फोटो का जो फॉर्मेट है वो ये दोनों में से कोई हो सकता है। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB to 200 KB। ठीक है, फोटोग्राफ की आपका जो फोटो होगा उसकी साइज़ 10 KB से लेकर 200 KB तक एडमिसिबल है, और जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसकी साइज़ 4 KB to 30 KB जो है वो एडमिसिबल है, यानी 4 से 30 KB तक का सिग्नेचर ही एक्सेप्ट होगा वेबसाइट पर।
फिर द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC या EWS कैटेगरी का अगर आप कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आपके सर्टिफिकेट की जो साइज़ है वो 50 KB टू 300 KB तक एडमिसिबल होगी, वो भी PDF फॉर्मेट में ओनली। ठीक है, तो फोटो और सिग्नेचर तो JPG या JPEG में होने चाहिए और जो सर्टिफिकेट होगा वो PDF फॉर्मेट में होगा। द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शुड बी इन द PDF बिटवीन 50 KB टू 300 KB। और जो क्लास 10th या उसके बराबर की समतुल्य कक्षा की अगर कोई मार्कशीट है जो आपको अपलोड करनी है तो उसकी साइज़ भी 50 KB टू 300 KB तक होना ज़रूरी है। The size of the scanned copy of the PWD certificate should be between 50 KB to 300 KB। और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो उसके लिए जो PWD सर्टिफिकेट लगेगा उसकी साइज़ जो है PDF फॉर्मेट में 50 टू 300 KB की होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड के समय महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसी में आपको पहले से अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रख लेना है ताकि फॉर्म भरते समय आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो फॉर्म भरेंगे, द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड ओनली हिज और हर ओन फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट एज मैंशनड अबव एंड नॉट टू ऑफ एनीबडी एल्स। कोई भी डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको अपना लगाना, सिग्नेचर अपने करने, फ़ोटो अपना लगाना है और डॉक्यूमेंट भी अपने ही लगाने, किसी दूसरे के नहीं लगाने हैं। इन केस इट इज़ फाउंड एट एनी टाइम इन द फ्यूचर दैट द कैंडिडेट हैज़ यूज्ड अपलोडेड दैट फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट ऑफ समवन एल्स इन his or her application form, or she has tampered his or her admit card, result or scorecard, these acts of the candidate shall be treated as unfair means practices and she shall be proceeded with the actions as contemplated under the provision of the information bulletin relating to unfair means practices। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत फ़ोटो देते हैं, डॉक्यूमेंट लगाते हैं या फिर किसी तरह की नकल की चीज़ करते हैं, एडमिट कार्ड में कोई चेंज करते हैं तो ये अनफेयर मीन्स माना जाएगा और आपकी जो कैंडिडेचर है वो कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अनफेयर मीन्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविज़न्स होंगे वो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपको इसमें हर्जाना या भुगतान करना पड़ेगा, आपको इसका जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। इसलिए सबमिट करने से पहले आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अच्छी तरह से चेक कर लें। इन केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज़ ब्लर्ड, और यदि आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर क्लियर नहीं है, ब्लर्ड है और क्लियरली विजिबल नहीं है, तो ऐसे में भी कैंडिडेट का कैंडिडेचर जो है या एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है। और एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद नो ऑप्शन फॉर करेक्शन और रिवीजन विल बी परमिटेड। तो इसलिए बहुत ही क्लियर साफ पिक्चर जो है आपको वहाँ पर लगाने हैं, अपने ही पिक्चरों को आपको अपलोड करना है, किसी दूसरे के नहीं तो आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप जो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, दैट इज़ फ़ी पेमेंट। आपको इसकी फ़ी पेड करनी है। स्टेप 1 और स्टेप 2 जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन फ़ी जो वाला लिंक है वो वहाँ खुल जाएगा। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और पेटीएम सर्विसेज। ठीक है, फीस जो है इन ऑनलाइन तरीकों से ही जमा की जा सकती है, कैश पेमेंट फीस का नहीं होगा। और प्रोसेसिंग चार्जेस भी जो भी रहेंगे, GST जो भी इसमें लगेगा वो भी चार्जेबल होगा, कैंडिडेट को वो भी पे करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फ़ीस के अलावा। ठीक है, जो भी कंसर्न बैंक का इसकी जो फीस रहेगी वो भी देनी है, प्रोसेसिंग चार्जेस वो भी देने हैं, और GST जो अगर इस पर लगता है तो वो भी कैंडिडेट को पे करना रहेगा। और ये फ़ी पे होने के बाद एक कन्फर्मेशन पेज जो है वो आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का कि योर एप्लीकेशन इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, तो वो जो कन्फर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा, और ये जनरेट तभी होगा जब आपकी फ़ीस जमा होगी। और इस कन्फर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करना है, सेव करना है और प्रिंट करके एक कॉपी अपने पास रखनी है विथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसकी भी एक कॉपी रखनी है, जो कि क्या है आगे फ्यूचर रेफरेंस में आपको यूज़फुल रहेगा। तो फ़ी पेमेंट और उसके बाद कन्फर्मेशन पेज, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको अपने पास जो है हार्ड कॉपी में रख लेनी है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि एग्जामिनेशन का टाइमिंग
उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट और किस तरह की फ़ीस आपकी रहेगी। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये 2 स्लॉट में जो एग्ज़ाम होंगे तो दोनों स्लॉट का टाइमिंग तो डिफरेंट है, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि पहला 3.25 घंटे का है, दूसरा स्लॉट जो है 3.25 घंटे का है, दोनों में डिफरेंस है। और पहले स्लॉट में अप टू आप 4 सब्जेक्ट तक ही जो है चूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो स्लॉट रहेगा उसमें अप टू 5 सब्जेक्ट, आप कोई भी 5 सब्जेक्ट चूज़ करके उसमें इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए दोनों ही स्लॉट की फ़ीस 650 रखी गई है। फ़ीस सभी मतलब दोनों ही स्लॉट के लिए सेम है। ओबीसी के लिए फ़ीस 600 रुपये है दोनों ही स्लॉट के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी, एससी एसटी और थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 550 रुपये रखी गई है। और अगर कोई सेंटर आउटसाइड इंडिया है, कोई आउटसाइड इंडिया कोई सेंटर लेना चाहता है तो उसकी फ़ीस यहाँ पर 3000 रुपीज़ है, 3000 रुपये उनको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये सारा फ़ीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स ओबीसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट www.ncbc.nic। ठीक है, तो ये जो नॉन क्रिमिनल लेयर ओबीसी की लिस्ट है वो NCBC की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और जिस जो कैटेगरीज या कास्ट उस वेबसाइट में है, उनकी लिस्ट में है, ओनली द कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन दिस लिस्ट में मेंशन ओबीसी इन द कैटेगरी कॉलम। वही लोग ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट ले पाएंगे, वही अपने आप को ओबीसी दिखा पाएंगे। अगर उस लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी में उनका नाम नहीं है तो वो अपने को ओबीसी कैटेगरी में नहीं माने। स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल अनरिजर्व्ड। अगर कोई स्टेट लिस्ट का ओबीसी है, जो किसी पर्टिकुलर राज्य की स्टेट लिस्ट में वो ओबीसी कैटेगरी में आता है और वो सेंट्रल वाली लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी में नहीं आता है, तो ऐसे कैंडिडेट को अपने को जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरना पड़ेगा, उसे अनरिजर्व कैटेगरी का फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी सिर्फ सेंट्रल लिस्ट के ओबीसी कैंडिडेट ही ओबीसी कैटेगरी में अलाउड माने जाएंगे। और ये जो रूल है वो एज पर द ओएम नंबर 20013001/2018 BC-2 dated 17 January 2019 issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment के अकॉर्डिंग ये रूल है, जिसमें ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो थर्ड स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑल 3 स्टेप्स कैन बी डन टुगेदर और एट सेपरेट टाइमिंग। तीनों स्टेप आप एक साथ भी भर सकते हैं और अलग अलग भी भर सकते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन 1 महीने का 6 अप्रैल से 6 मई के बीच में कभी भी भर सकते हैं। द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ए कैंडिडेट कुड बी कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एंड हिज हर कैंडिडेट वुड बी कंफर्म ओनली ऑन द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन रिसिप्ट और प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी फॉर हिम और हर। लेकिन फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप उसकी प्रिस्क्राइब्ड फीस जो है वो जमा करा देते हैं, वो जनरेट हो जाता है, तभी आप जो आपका एप्लीकेशन सबमिट माना जाएगा। कैंडिडेट शेल एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रेस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। कैंडिडेट को ये इंश्योर करना है कि उन्होंने जो फॉर्म में डिटेल्स भरी है वो बिल्कुल करेक्ट हो। Information provided by the candidate in their respective online application forms like the name of the candidate, contact details, address details, category, gender, PWBD status, educational qualification details, date of birth, choice of exam cities, etc. will be treated as final। जो भी डिटेल आप भरोगे वो सब फाइनल मानी जाएगी। Any request for change in such particulars will not be considered by NTA under any circumstances। और बाद में अगर आप इन डिटेल में कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो NTA द्वारा चेंज नहीं की जाएगी किसी भी परिस्थिति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपनी डिटेल्स को फिल करना है। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। और एक और चीज़ कि आपको अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपके बिल्कुल सही ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर को फिल करना है, क्योंकि बाकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, एडमिट कार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चेंजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्हीं मेल और मोबाइल नंबर पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि वो बिल्कुल सही हो। तो ये सारी जानकारियाँ अगर आप रखेंगे तो आपका ये जो CUET एग्ज़ाम का फॉर्म है वो बिल्कुल सही तरीके से भरा हुआ माना जाएगा और आप इस परीक्षा में अपियर हो पाएंगे। तो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ
यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इस परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आगे की वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।